नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। 2024 का आधा साल बीत चुका है और ऐसे में वक्त है देश के रियल एस्टेट सेक्टर की दिशा समझने का। बीते 6 महीने में देश के टॉप शहरों में घरों की बिक्री और नए लॉन्च का आंकड़ा क्या कहता है? सेगमेंट वाइज घरों की बिक्री को किन फैक्टर्स ने रफ्तार दी है? बिना बिके घर यानी अनसोल्ड स्टॉक की स्थिति क्या कह रही है? और इसी के साथ आगे यानी अगले 6 महीनों में प्रॉपर्टी मार्केट के लिए किस तरह का माहौल बनता दिख रहा है? घरों की कीमतों का ट्रेंड क्या कह रहा है और निवेशकों के लिए कहां मौके बनते दिख रहे हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो घर खरीदारों के या फिर प्रॉपर्टी निवेशकों के जहन में आते हैं। जाहिर है इनके सटीक जवाब उन प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स के पास हैं जो रियल्टी सेक्टर की हर गतिविधि को दिन रात ट्रैक कर रहे हैं। तो आज जी बिजनेस में हम बात करने वाले हैं नाइट फ्रैंक इंडिया की छमाही रिपोर्ट पर, जिसमें जनवरी से लेकर जून तक के प्रॉपर्टी मार्केट का डेटा निकल कर आया है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं नाइट फ्रैंक इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुलाम जिया और रवि सिन्हा, सीईओ ट्रैक टू रियल्टी। तो रवि सर, गुलाम सर, आपका बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। गुलाम सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि हाउसिंग सेक्टर में कैसा ट्रेंड रहा है? बिक्री और नए लॉन्च का डेटा क्या कह रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 6% नए लॉन्च और 11% बिक्री बढ़ी है और करीब 15 तिमाही की अनसोल्ड इन्वेंट्री बनी हुई है। क्या फैक्टर्स है इस ट्रेंड के पीछे? ग्रोथ शानदार है या सामान्य है? कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत शुक्रिया जनाब, हमें ये अवसर देने का आपके इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए। थैंक यू और सर। चूंकि ये सब्जेक्ट हमारी छमाही रिपोर्ट पर और किया जा रहा है, तो जिस प्रकार आपने प्रश्न पूछे, ये तकरीबन उस सारी छमाही रिपोर्ट का विस्तार से आपके सामने रखा जाएगा। इन सारे जवाबों को अगर मैं आपके सामने रख दूं, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो छमाही 2024 का गुजरा है, ये पिछले 10 से 11 वर्षों का बेहतरीन फर्स्ट हाफ जिसे कहते हैं, पहला छमाही हुआ है। और उसका कारण ये है कि हालांकि पिछले 2 ढाई साल से 3 साल से लगातार मार्केट ऊपर होती हुई, ऊपर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और उसके बरखिलाफ जो उससे पहले के 9-10 साल थे, वो बहुत ही नेगेटिव और बहुत ही सिकुड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। तो ये पिछले 2.5-3 साल बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। लेकिन उन सब के दौरान जो पिछला गया बीता हुआ छमाही है, इसमें बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई दे गई है। नंबर ऑफ अपार्टमेंट सेल्स का आप अगर जिक्र कर लें, या आप चूंकि आप कह रहे थे कि क्वार्टर टू सेल जो नई इन्वेंट्रीज, न्यू लॉन्चेस में जो ग्रोथ हुई, उस पर भी अगर आप गौर करें, ये सारा रिकॉर्ड ब्रेकिंग, तकरीबन 11 से 12 साल का रिकॉर्ड ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया है। और ये सारे नंबर आज भी ऊपर ही की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आगे चलकर भी हमें कोई बहुत इसमें कमी होती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि जो, अगर आपके सवालों के अलावा अगर मैं एक और चीज पर गौर करूं, वो ये है कि एग्जैक्टली किस क्षेत्र में ये ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है वो अपर सेगमेंट में होता हुआ दिख रहा है, कि जो टिपिकली 1 करोड़ से ज्यादा के मकान हैं, वो इस 6 माही में तकरीबन 40 से 42% जो ट्रांजेक्शन हुई हैं, जो बिक्री हुई है, वो 1 करोड़ से ज्यादा के मकान की है। इसके बरखिलाफ जो सबसे लोअर सेगमेंट है, जो अफोर्डेबल हाउसिंग कह ले, उस सेगमेंट में गिरावट लगातार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो हम जिसे कहते हैं प्रीमियमाइजेशन के जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, वो बेहतरीन बिक रहे हैं। जी। और वो चीज लगातार बनी हुई है। तो नेट नेट मैं ये कहना चाहता हूं खुलासे के तौर पर, कि बेहतरीन परफॉर्मेंस पिछले 6 माही में रहा है। और ये जिस तरह के आंकड़े सामने दिख रहे हैं, ये परफॉर्मेंस कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है आगे चलते हुए। दीपक जी। मेरा अगला सवाल रवि सर आपसे होगा। जैसे कि गुलाम सर ने बताया कि शानदार मोमेंटम है, बिक्री और नए लॉन्च में तेजी है। आपके अनुसार वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस ग्रोथ को सहारा दे रहे हैं? देखिए, रिपोर्ट वही कह रही है जो मार्केट की रियलिटी है। मार्केट में जो भी लॉन्चेज हो रहे हैं, जो सेल हो रहा है, उसका एक कंसोलिडेटेड डाटा इस रिपोर्ट में है। तो मैं इस रिपोर्ट के बियॉन्ड, मैं डेवलपर के एंगल से इस रिपोर्ट को देख रहा हूं। देखिए, कहते हैं कि इतिहास से हमने सिर्फ एक चीज सीखा है, कि हमने इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखा है। आप देखिए, हाउसिंग मार्केट का जो बूम और बस्ट साइकिल होता है, वर्ल्ड ओवर अगर आप देखें कि हाउसिंग मार्केट जब भी बूम पे जाने के बाद डाउनस्लाइड पे आई है, उसके कुछ क्रिटिकल एलिमेंट्स रहे हैं। पहला एलिमेंट ये होता है कि डेवलपर का जो टिल्ट होता है वो लग्जरी और सुपर लग्जरी की तरफ चला जाता है। दूसरा ये टिल्ट होता है कि ये बुलिश साइकिल देखकर ज्यादा से ज्यादा लॉन्चेज होने लगते हैं।
तीसरा ये होता है कि अनसोल्ड इन्वेंट्री का स्टॉक बढ़ता चला जाता है। जब मैं इन सारी चीजों को देखता हूं, और मैं वर्ल्ड ओवर के रियल एस्टेट मार्केट की स्टडी के बाद ये कह रहा हूं कि मुझे इसमें एक एलिमेंट ऑफ फियर दिखता है। सारे डेवलपर अब अफोर्डेबल को छोड़कर चले गए हैं प्रीमियम सेगमेंट में, ज्यादा से ज्यादा लॉन्च कर रहे हैं, आपका अनसोल्ड इन्वेंट्री बढ़ रहा है। इसमें एक देखने वाली चीज ये है कि क्या इंडियन इकोनॉमी में जॉब ग्रोथ हो रहा है, इसी प्रोपोर्शन में जॉब ग्रोथ हो रहा है, क्या वेज ग्रोथ हो रहा है। एक ऐसे मार्केट में जहां जॉब ग्रोथ नहीं है, वेज ग्रोथ नहीं है, वहां आप लग्जरी और सुपर लग्जरी की तरफ जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लॉन्चेज कर रहे हैं, तो होगा क्या कि थोड़े समय के लिए, चूंकि इस समय एप्रिसिएशन अच्छा हो रहा है, तो थोड़े समय के लिए इन्वेस्टर भी वापस मार्केट में आ जाएंगे। क्या ये मार्केट सस्टेनेबल है? यहीं पे मुझे लगता है कि डेवलपर्स को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। गुलाम सर, अगला सवाल मेरा ये होगा कि कीमत के आधार पर ट्रेंड H1 2023 के बिल्कुल उलट दिख रहा है। बीते साल मिड सेगमेंट की बिक्री प्रीमियम सेगमेंट से अधिक थी, लेकिन इस बार प्रीमियम सेगमेंट का दबदबा दिख रहा है। बिक्री में 41% हिस्सा 1 करोड़ से ऊपर के घरों का है, तो वहीं 50 लाख तक और 50 लाख से 1 करोड़ तक के घरों की बिक्री गिरती दिख रही है। कम से कम सालाना आधार पर तो यही दिख रहा है। क्या कारण है इसके? इस चीज पर हम इससे पहले भी कई दफा विचार कर चुके हैं। और अफोर्डेबल हाउसिंग जो लोअर मोस्ट सेगमेंट है, उस पर अगर हम थोड़ी देर के लिए अगर गौर करें, तो एक चीज जो साफ तौर से सामने आ रही है वो ये कि उस सेगमेंट की अफोर्डेबिलिटी कोविड के बाद बहुत दबाव में आई है। और ये चीज ना केवल रियल एस्टेट, तकरीबन हर कंजम्पशन सेक्टर में ये चीज बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई, वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है कि लोएस्ट सेगमेंट को सबसे ज्यादा दिक्कतें हुई थी कोविड के दरमियान, और वो अब तक उससे पूरी तरह उभर नहीं पाए हैं। तो एक तरफ तो अगर हम ध्यान दें इस चीज पर कि जो बायर है, सब डिमांड साइड पर गौर करें, तो ये चीज सामने आ रही है कि एक और जो दूसरा जो हाउसिंग लोन के दर में जो इजाफा हुआ है, ये ऑल टाइम हाई तकरीबन 9 या 9 से ज्यादा फीसद का जो होम लोन इंटरेस्ट रेट है, वो भी सबसे ज्यादा लोएस्ट सेगमेंट की कमर तोड़ता है। क्योंकि जो अपर एंड वाले हैं वो, उनके पास और दूसरे कई साधन हैं होम लोन के अलावा, वेल्थ क्रिएशन है, दूसरी कई चीजें जिससे वो अपने हाउसिंग खरीदारी को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन लोएस्ट सेगमेंट के लिए होम लोन अपने आप में बहुत महत्व रखता है। और चूंकि होम लोन की कीमतों में इतना ज्यादा इजाफा हो गया कि उस सेक्टर के लिए मकान खरीदना तकरीबन दो बार हो चला है। अब ये तो हुई सप्लाई साइड की बात, सॉरी डिमांड साइड की बात। अगर आप उसको सप्लाई पर, जैसा रवि जी भी कह रहे हैं कि डेवलपर्स अपर एंड पर फोकस कर रहे हैं, उसका एक कारण ये भी है कि लोअर एंड में पहली चीज तो वो कि वहां के टिकट साइज कम है, क्योंकि हम 50 लाख से नीचे की बात कर रहे हैं। उनमें आपका मार्केटिंग एफर्ट्स सारे के सारे तकरीबन उतने ही या शायद उससे ज्यादा लगते हैं जितने अपर एंड पे बेचने में लग रहे हैं। उससे आपके जो मार्जिन्स हैं वो भी अपर एंड में बेहतरीन है। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि जो सेल्स की रफ्तार है, मकानों की बिक्री की रफ्तार है, वो मिड टू अपर एंड में बहुत तेज चल रही है। तो ये सारे फैक्टर्स इकट्ठे करके एक डेवलपर के लिए, डेवलपर जाहिर सी बात है बिजनेस कर रहा है, उसके लिए जहां बेहतरीन मुनाफा है, जहां मलाई है, जाहिर सी बात है डेवलपर वहीं फोकस करेगा। और वो चीज बिल्कुल तय है, ये बात तो कि अफोर्डेबल हाउसिंग को सबसे ज्यादा इफेक्ट वही चीज कर रही है, उसी पर असरअंदाज हो रही है कि यहाँ तो सप्लाई भी नहीं आ रही है, क्योंकि सप्लाई साइड के लिए कोई बहुत ज्यादा मोटिवेशन, कोई बहुत ज्यादा इंसेंटिव नहीं रह गया, इसलिए डेवलपर अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं बना रहे। तो ओवरऑल अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, अगर जैसा कि एक और चीज जो पिछले चंद दिनों में उभर कर आई है, मोदी 3.0 में जो वादा किया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को दोबारा जीवित किया जाएगा, नए रूप में लाएंगे, और पीमे अर्बन में 1 करोड़ नए मकानों की अवेलेबिलिटी दिखाई जा रही है कि उससे आपको फायदा हो सकता है। जब उस समय ये जो फैसिलिटीज अर्बन बायर के लिए भी हासिल होना शुरू हो जाएगी, जब आपको चीप होम लोन्स पीमे के अंडर में मिलना शुरू होंगे, जब आप मकान खरीदने निकलोगे तो आपके पास सप्लाई कम होगी। तो ये वो समय आ गया है जिसकी हम कुछ वक्तों से बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट का फोकस जब भी इस क्षेत्र पे बढ़ेगा, तब जो सप्लाई का क्रंच है वो बहुत ज्यादा फील होगा, और हो सकता है उसके कारण
दामों में बहुत इजाफा होता दिखाई दे। तो ओवरऑल ये परिस्थिति ये है कि अफोर्डेबल हाउसिंग सबसे ज्यादा मार खाया हुआ है, और उसके सारे कारण अभी मैंने आपके सामने रखे हैं। ठीक है, लेकिन गुलाम सर, ये जो अनसोल्ड स्टॉक है वो स्पेसिफिक किस सेगमेंट में बढ़ा है? लोअर में, मिड में, अपर में, या फिर तीनों में? अनसोल्ड स्टॉक तकरीबन सब क्षेत्रों में बढ़ा है, अपर एंड में भी, मिड एंड में भी, लोअर एंड में भी। लेकिन हम केवल अनसोल्ड स्टॉक को ही ना देखते हुए उसके पीछे के जो दूसरे चंद और पैरामीटर्स हैं उन पर भी गौर करें, तो बनता है कि पहली चीज तो ये कि वेलोसिटी ऑफ सेल, हर महीने कितने मकानों की बिक्री हो रही है, नंबर वन। और दूसरी चीज, जितनी इन्वेंट्री बची है उसको मुकम्मल तौर पर बेचने के लिए कितना समय दरकार है। अगर ये दोनों चीजों को सामने रख के आप अगर इन्वेंट्री की तरफ देखें, तो आज भी उस इन्वेंट्री में कोई चिंताजनक बात नहीं दिखाई दे रही। क्योंकि अगर अगले 2.5-3 साल में ये सारे मकान जो इस समय आज डेवलपर्स के बस्ते में रखे हैं वो अगर बिक रहे हैं, तो कोई कारण नहीं है कि इसमें चिंता प्रकट की जाए। क्योंकि उन्हीं मकानों को मुकम्मल करने के लिए कम से कम 3 से 4 साल का समय भी दरकार है। तो डेवलपर आज जितने मकान लिए हाथ में बैठा है, मार्केट कर रहा है, उसके सामने वो मुकम्मल करने से पहले सारे मकान बेच रहा है। तो ये कोई चिंता वाली का विषय अब भी नहीं है। तो ओवरऑल इन्वेंट्री पर जिस पर इतनी ज्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं, उसके बारे में हमारा तो एनालिसिस ये कहता है कि आज भी इन्वेंट्री उस मकाम तक नहीं पहुंची कि जिसके लिए डेवलपर्स को चिंताजनक होने की आवश्यकता हो। रवि सर, आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, जहां तक गुलाम जिया साहब कह रहे हैं, मैं मानता हूं कि पोस्ट कोविड ये जो अफोर्डेबल बायर है उसकी पॉकेट पे हिट हुआ है। लेकिन उसमें मैं ये कहूंगा कि इंटरेस्ट रेट जो है वो थर्ड पैरामीटर है। पहला पैरामीटर ये है कि उसके जॉब पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हुआ है, सैलरी ग्रोथ नहीं हो रही है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, और ये जो इंटरेस्ट रेट है वो थर्ड पैरामीटर है। यहीं पे जब मैं बार बार कहता हूं कि डेवलपर्स को सोल सर्चिंग की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि डेवलपर अफोर्डेबल हाउसिंग में बेच नहीं पा रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि वो 60 लाख से 80 लाख के बीच के बजट को वो अफोर्डेबल बनाकर बेचना चाह रहे हैं, और ये इस सेगमेंट में के बायर की प्रॉब्लम है। पिछले 18 से 20 महीनों में जितने भी स्टूडियो अपार्टमेंट 40 से 50 लाख के रेंज में लॉन्च हुए हैं, वहां पे मैं बहुत अच्छा सेल देख रहा हूं। देखिए, कल तक हम बात करते थे कि बजट की वजह से स्टूडियो अपार्टमेंट एक मुंबई रियलिटी है। आज इंडिया के सबसे अफोर्डेबल मार्केट नोएडा में 40 लाख रुपए के रेंज में जो स्टूडियो अपार्टमेंट लॉन्च हो रहे हैं वो धड़ल्ले से बिक रहे हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि आपको एक एज ए डेवलपर आपको मार्केट के डिमांड सप्लाई डायनामिक्स को देखना पड़ेगा। जब आप जानते हैं कि आपका जो अफोर्डेबल बायर है वो अफोर्ड करने की हालत में नहीं है, तो आपको अपने ऑफरिंग को वैसे कस्टमाइज करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अभी भी 1 BHK और स्टूडियो अपार्टमेंट में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उन अपार्टमेंट में है जिसको आप अफोर्डेबल कह रहे हैं, लेकिन वो 60 लाख से 80 लाख रुपए के रेंज में आ रहा है। दूसरी बात की लग्जरी में जो आप अनसोल्ड यूनिट की बात कर रहे हैं, देखिए, लग्जरी में अनसोल्ड यूनिट कभी प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं ऐसे कम से कम 25 डेवलपर से 1-to-1 डिस्कशन है, मैं नाम नहीं ले सकता, ऐसे डेवलपर हैं जो कहते हैं कि हम 50% सेल होने के बाद सेल रोक देते हैं क्योंकि हम पूरा प्रीमियम डिलीवर करने के बाद लेना चाहते हैं। प्रॉब्लम कहीं भी लग्जरी सेगमेंट में नहीं है, प्रॉब्लम आपके ये सो कॉल्ड अफोर्डेबल हाउसिंग में है। यानी बीते जनवरी से जून के बीच रियल एस्टेट के मेन सेगमेंट में बात चाहे हाउसिंग की हो या फिर ऑफिस स्पेस की हो, मोमेंटम शानदार दिख रहा है। आगे भी कुछ ऐसे ही संकेत दिख रहे हैं। लग्जरी सेगमेंट में तेजी बरकरार है। 1 करोड़ से अधिक कीमत के घरों की बिक्री और नए लॉन्च बीती छमाही में भी बढ़े हैं। अनसोल्ड इन्वेंट्री की एज 15 तिमाही की है, जो कि बढ़ी है। ऑफिस स्पेस में ट्रांजैक्शन ऐतिहासिक है। इस छमाही में सप्लाई और ट्रांजैक्शन में तेजी देखने को मिल रही है। वैकेंसी भले ही करीब 15.5% की बनी हुई है, यानी शॉर्ट टर्म में तिमाही और छमाही आधार पर ना देखकर लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो पॉजिटिव इंडिकेटर्स दिख रहे हैं। तो यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। गुलाम सर और रवि सर, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और बात करेंगे देश के रियल एस्टेट में आ रहे फंड की, निवेश की।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। रियल एस्टेट में विदेशी निवेशकों का कॉन्फिडेंस बढ़ता नजर आ रहा है क्योंकि अप्रैल जून के दौरान भारतीय रियल एस्टेट में $2.5 बिलियन का निवेश आया है, जो कि इस दौरान बीते 3 साल में सबसे अधिक है। इसमें 81% हिस्सेदारी विदेशी संस्थागत निवेशकों की है। सेगमेंट वाइज अगर देखें तो इंडस्ट्रियल एंड वेयर हाउसिंग में कुल निवेश का 61%, तो वहीं रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में भी मजबूत निवेश देखने को मिला है। इसी दौरान बीते साल के मुकाबले 650% से अधिक तो रियल एस्टेट में निवेश का ये मोमेंटम क्या संकेत दे रहा है? भारतीय रियल एस्टेट में फंड को लेकर निवेशक आगे के लिए क्या रणनीति बना रहे हैं? ऐसी ही कुछ बातें हैं जिन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं विमल नादर, सीनियर डायरेक्टर एंड हेड रिसर्च कॉलियर्स इंडिया। तो विमल जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल, तिमाही आधार पर तो ठीक है, लेकिन जब निवेश को छमाही आधार पर हम पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो ये 6% कमजोर दिख रहा है। ओवरऑल भारतीय रियल एस्टेट को लेकर निवेशक क्या रणनीति बना रहे हैं वो भी बताइए। कितना निवेश बीते साल हुआ था और इस साल क्या उम्मीद है? थैंक यू, शुक्रिया। आपने सही कहा कि अगर हम लोग Q2 के बेसिस में देखेंगे, ये Q2 का क्वार्टर जो $2.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट रहा है इंस्टीट्यूशनल, ये अमंग्स द बेस्ट रहा है इन द लास्ट 3 साल अगर हम लोग 2021 से लेते हैं। एंड 2.5 आई थिंक इसके पहले सबसे हाईएस्ट रहा है 2.1 2022 में इन वन ऑफ द क्वार्टर्स। तो उस हिसाब से Q2 हैज बीन सिग्निफिकेंट एंड बेस्ट, शोइंग कॉन्फिडेंस दिखाता है मार्केट में इन्वेस्टर्स का। हाफ ईयरली देखेंगे तो आई थिंक अगर 6% डिप कहेंगे, 6% इज अ मॉडरेट डिप, इज अ मॉडेस्ट डिप। अगर क्योंकि पिछले साल यही एनुअल बेसिस में अगर कंपेयर करें तो H1 23 लगभग $3.7 बिलियन था और अभी हमारा लगभग $3.5 बिलियन आ रहा है, विच इज अ मॉडेस्ट ड्रॉप। सो मैं नहीं कहूंगा कि ये एक सिग्निफिकेंट रहा है या फिर ये कुछ ऐसे दर्शाता है कि आगे कमजोर होने वाली है। इनफैक्ट हमें और पर्सनली लगता है कि अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो इस साल इनफैक्ट पिछले साल से भी बेहतर हो सकती है, बिकॉज पिछले साल 3.7 हमने H1 में देखा था एंड पूरी तरह से आई थिंक फुल ईयर क्लोज हुआ था लगभग 5.3 पे। तो अगर हमने इस मोमेंटम देखा, और इन्वेस्टमेंट का मोमेंटम ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत साइक्लिकल रहता है या फिर सीजनल रहता है। इट ऑल डिपेंड्स डील क्लोजर कब होता है। एक सिग्निफिकेंट डील, 2 सिग्निफिकेंट डील भी काफी डिफरेंस हो सकता है पूरे 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 मैकेनिज्म पे। सो इट ऑल डिपेंड्स कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर कैसा रहेगा। अभी के लिए अगर हम देखेंगे तो काफी पॉजिटिव है और उस हिसाब से अगर यही पेस चलता रहा, सो पिछले साल का नंबर तो डेफिनेटली अभी के हिसाब से लग रहा है कि होना ही चाहिए। इनफैक्ट इससे बेहतर होने की संभावना है। इंडस्ट्रियल एंड वेयर हाउसिंग का हिस्सा सबसे अधिक है, तो वहीं रेजिडेंशियल में भी कॉन्फिडेंस बढ़ता दिख रहा है। हालांकि पहले हमने देखा कि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को फंड की किल्लत दिख रही थी, अब स्थिति कैसी है? कैसे प्रोजेक्ट को आसानी से फंड मिल रहा है और किन्हें मुश्किलें हो रही है? इंडस्ट्रियल इस क्वार्टर में काफी सिग्निफिकेंट रहा है, बिकॉज इंडस्ट्रियल एज अ ट्रेंड अगर हम देखेंगे तो आई थिंक पिछले साल सिमिलर क्वार्टर लोअर बेस पे काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ है, लगभग मोर देन 10 मेनी फोल्ड अगर मैं बोलूँ मोर देन 10 टाइम्स अगर ग्रो हुआ है। एंड $1.5 बिलियन सिर्फ ये Q2 में आया है, सिग्निफिकेंट डील हुआ है, विच एक्चुअली ये सब मैप करता अगर हम अंडरलाइन फैक्टर देखेंगे। सो लॉट ऑफ एक्टिविटी, काफी हद तक एक्टिविटी हो रही है मैन्युफैक्चरिंग साइड पे, वेयर हाउसिंग साइड पे हम सिग्निफिकेंट ग्रोथ देख रहे हैं। तो ये सारा पॉजिटिव इंडिकेटर दिख रहा है। तो आई थिंक दीज आर ड्राइवर्स जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग में आउटलुक काफी पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म, एंड इन्वेस्टमेंट्स होने की शुरू हो चुका है। एंड इस क्वार्टर में हमने काफी मेजर डील क्लोजर्स देखे हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल और वेयर हाउसिंग काफी पॉजिटिव दिख रहा है। सिमिलरली आई थिंक रेसिडेंशियल अगर हम बात करें, रेसिडेंशियल का क्वांटम हमेशा से अगर इन्वेस्टमेंट पाई में भी देखेंगे पिछले कई क्वार्टर से काफी कम रहा है, लेकिन आई थिंक पॉजिटिव ये है कि वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, ग्रोथ दिख रहा है रेसिडेंशियल एक्टिविटी। और इस बार भी आई थिंक आफ्टर इंडस्ट्रियल अगर हम लोग इंडस्ट्रियल की बात कहें, रेसिडेंशियल में लगभग 23-24% का इन्वेस्टमेंट हैज गॉन इनटू रेसिडेंशियल। अगर रेसिडेंशियल का बात कही जाए, आई थिंक ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, अगर हम ओवरनाइट नहीं हुआ है, लास्ट 5-6 साल में आई थिंक काफी सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ट्रांसपेरेंसी हुआ है, ये सब कंट्रीब्यूट किया है कहीं ना कहीं फंडिंग और फंडिंग मैकेनिज्म में। सो बैंक का अप्रोचेस एज वेल एज आई थिंक अंडर रेरा जो रेगुलेशंस है मेंटेन करने के लिए, फंडिंग एज वेल एज ट्रांसपेरेंसी अक्रॉस प्रोजेक्ट्स किस तरह से मैनेज होता है। तो आई थिंक ये सब चीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूट हुआ है इन टर्म्स ऑफ लेंडर्स एज वेल एज इन्वेस्टर्स मनी कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो आई थिंक ये
ठीक। ये काफी हद तक जा रहा है कंट्रीब्यूट करने के लिए कि रेजिडेंशियल सेक्टर को फंडिंग मिल रहा है, हम्म। स्लो पेस में है लेकिन आई थिंक बढ़ रहा है। विमल सर, एक और सवाल मेरा आपसे होगा कि फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आगे क्या रणनीति लेकर चल रहे हैं? कमोबेश यही मोमेंटम दिखेगा या फिर कुछ फेरबदल देख रहे हैं आप? बाकी इसमें एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि ऑफिस सेगमेंट में निवेश काफी घटा है, क्या वजह रही है इसकी? पहले तो मैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करूंगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का शेयर हमेशा से ही लगभग 70% के ऊपर है। एंड इन्वेस्टर्स आप यूएई एज वेल एज एशिया, स्पेशली सिंगापुर, कनाडा, यूएस, ये सारे मेजर इन्वेस्टर्स यहाँ के ये ज्योग्राफी से आते हैं। Q2 में लगभग 80% फॉरेन से है। एंड अगर हम H1 देखेंगे तो लगभग स्टिल 73, विच इज सिग्निफिकेंट पार्ट है। तो आई थिंक फॉरेन इन्वेस्टर्स लगभग काफी पॉजिटिव हैं इंडियन मार्केट पे। आई थिंक अंडरलाइंग डिमांड, अगर जो भी एसेट क्लास हम कहते हैं, जैसे अभी हमने इंडस्ट्रियल के बारे में बात किया, इंडस्ट्रियल हो, रेसिडेंशियल, ऑफिस, अंडरलाइंग डिमांड काफी स्ट्रांग है। जैसे आपने कहा था इस क्वार्टर में कम रहा है, लेकिन एक क्वार्टर इज लाइक अ ब्लिप, तो उससे हम इतने कंक्लूसिव नहीं कर सकते हैं कि क्या हम स्लो डाउन देख रहे हैं, नहीं है ऐसा नहीं, क्योंकि ट्रेंड्स इन्वेस्टमेंट का पैटर्न नॉट नेसेसरी ऐसे सीजनल होता है। एक हाथ डील क्लोजर के ऊपर भी डिपेंड करता है। आई थिंक ऑफिस का अभी भी अंडरलाइन डिमांड स्ट्रांग रहा है। इनफैक्ट हमारा रीसेंट असेसमेंट के हिसाब से भी यही है कि Q2 एज वेल एज Q2 में काफी स्ट्रांग हमने लीजिंग देखा है, एज वेल एज H1 नंबर्स काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। पिछले 2 सालों से आई थिंक 50 मिलियन स्क्वायर फीट क्रॉस हो रहा है, एंड इस साल भी हमें लग रहा है कि शायद यही पेस पे चले तो चले, कंटिन्यू हो सकता है। तो उस हिसाब से अंडरलाइंग ऑफिस डिमांड स्ट्रांग है, तो हमें नहीं लग रहा है कि इतना मेजर कंसर्न है फिलहाल के। यानी रियल एस्टेट में निवेश इस साल बीते साल के मुकाबले काफी बेहतर रहने की उम्मीद है। निवेशकों का जो रुख है वो पॉजिटिव है। प्रोजेक्ट्स को फंड बढ़ता दिख रहा है। इंडस्ट्रियल और वेयर हाउसिंग को लेकर आगे भी निवेशक बुलिश रह सकते हैं, क्योंकि तमाम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में इस सेगमेंट की संभावनाओं के संकेत दिख रहे हैं। ऑफिस स्पेस में भले ही निवेश कमजोर पड़ा है, लेकिन डिमांड बनी हुई है। ओवरऑल रियल एस्टेट में निवेशक पॉजिटिव हैं। और शुक्रिया करेंगे विमल सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जी बिजनेस पर खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए जी बिजनेस पर।